हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की वीडियो जो है वो मेरी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की जो आपकी हिंदी ए है। आज हम हिंदी ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करने वाले हैं। और देखिए, ये जो आपकी हिंदी ए है, इसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी ए। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस विद आंसर हैं उन्हें देखने वाले हैं। और वो भी आंसर के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ये कहूँ जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर कर दिया है। अगर आपने अपना क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें भी लिए गए हैं। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास की व्याख्या कीजिए। यानी आपको हिंदी भाषा जो है उसका जो विकास है उसके बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसके विकास क्रम को बताना है कि किस तरह से जो हिंदी भाषा है उसका विकास हुआ है। चलिए देख लेते हैं परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे, हिंदी भाषा का विकास एक लंबी और ऐतिहासिक क्रिया है। क्योंकि जो हिंदी का विकास है वो एक साथ नहीं हुआ, बहुत लंबे टाइम से होता आ रहा है, धीरे धीरे धीरे, और एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को प्रभावित करते हैं। जो हमारी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, संस्कृति है, सामाजिक है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन सभी को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। हिंदी का मूल आधार संस्कृति है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रमुख भाषा है। यानी देखिए, अगर हम हिंदी का आधार देखें तो वो संस्कृत है, क्योंकि जो संस्कृत है वो सबसे प्राचीन सभ्यता या ये कहें सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। हिंदी का विकास वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के विभिन्न चरणों में हुआ है। देखिए, हिंदी का जो विकास है वह एक साथ नहीं हुआ। पहले वो वैदिक काल में हुआ, फिर मध्य में हुआ और फिर आधुनिक काल के अलग अलग चरणों में हम हिंदी का विकास देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले वैदिक काल को। वैदिक काल में किस तरह से हिंदी भाषा का आरंभिक स्वरूप वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह संस्कृति के प्राकृतिक भाषाओं और फिर अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से विकसित हुई। यानी पहले ये संस्कृत भाषा से प्राकृतिक भाषा में आई और प्राकृतिक भाषा से फिर यह अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश के बाद में ये विकसित हुई है। वैदिक काल में सांस्कृतिक साहित्य ने भाषा के विकास को एक मजबूत आधार प्रदान किया, क्योंकि वैदिक काल के टाइम पे ही जो सांस्कृतिक भाषा थी या सांस्कृतिक साहित्य था, उसने जो भाषा है उसको एक मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य किया था। अब हम देखेंगे मध्यकाल। मध्यकाल किस तरह से मध्यकाल में जो हिंदी है उसका विकास हुआ, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप और अधिक विकसित हुआ। इस काल में अपभ्रंश से कई बोलियां जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विकसित हुई। यानी देखिए, इस काल में अपभ्रंश भाषा का विकास होने लगा और अपभ्रंश से जो नई नई भाषाएं थी, जैसे कि अवधी हो गया, ब्रज हो गया, खड़ी बोली हो गया, इन सभी का विकास हुआ, जो इस समय भक्ति आंदोलन के दौरान संत कवियों जैसे तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। खड़ी बोली का विशेष योगदान इस काल में रहा है। यानी देखिए, इस टाइम पे जो सबसे प्रमुख कवि थे उसमें आप तुलसीदास, सूरदास और जो मीराबाई हैं उनका लिख सकते हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा खड़ी बोली प्रचलित थी, या ये कहें खड़ी बोली ने सबसे ज़्यादा विकास किया था। अब हम देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत आप लिखेंगे, हिंदी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। इस काल में खड़ी बोली को हिंदी के रूप में मान्यता मिली। यानी देखिए, इस काल में जो खड़ी बोली है उसे हिंदी के रूप में मान्यता मिलने लगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने एकता की भाषा का रूप ले लिया। यानी देखिए, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम पे हिंदी ने एक भाषा के रूप में अपना जो स्वरूप था या अपने आप को विकसित किया, क्योंकि सभी लोग जो थे वो हिंदी समझते थे, हिंदी बोलते थे। इसी वजह से जो एक भाषा के रूप में हिंदी हमारे सामने आ गई भारतीय स्वतंत्रता के टाइम पे। ठीक है, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारने की अपील की। यानी महात्मा गांधी हो गए
गए, और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारने की बात की गई थी कि हमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार कर लेनी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में हिंदी को भारतीय संविधान के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया, और जब हमारा भारत आज़ाद हो गया 1950 के बाद में जो हिंदी है उसको एक राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि हमारे भारत की जो राजभाषा है उसे हम हिंदी घोषित करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिखेंगे हिंदी भाषा का विकास एक सतत प्रक्रिया रही, जो संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक अनेक चरणों में पूर्ण हुई है। यानी अभी हमने देखा कि जो संस्कृति है उसका विकास एक सतत विकास रहा है, चलता हुआ विकास रहा है। पहले वो संस्कृत में थी, संस्कृत से वो अपभ्रंश में, प्राकृति में आई, फिर उसके बाद में जो हमारी हिंदी है वो इस तरह से चरणों के साथ में हमारी हिंदी जो है हमारे सामने आई है। यह भाषा भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता और पहचान का प्रतीक है, क्योंकि हम हिंदी के साथ में अपनी जो सांस्कृतिक विविधता है, एकता है, और इन सभी की पहचान के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। आज हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है, क्योंकि आज जो हमारी हिंदी है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी बोली जाने वाली एक लैंग्वेज बन गई है। विश्व स्तर पर भी जो उसने अपना स्थान है वो बना लिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा हिंदी की स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यानी राजभाषा जो है हिंदी, इसका जो स्वरूप है इस पर आपको प्रकाश डालना है कि किस तरह से जो हिंदी है वो एक राजभाषा के रूप में विकसित हुई है, इसका विकास हुआ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। इस पहले हम देखेंगे इसका परिचय। परिचय में हम देखेंगे राजभाषा हिंदी स्वरूप, किस तरह से हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसे भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी देखिए, भारत में सबसे अधिक जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो हिंदी है, और इसे भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई है। और देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 343 है इसके अनुसार जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, उसको राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, जो हिंदी भाषा है वो हमेशा देवनागरी जो लिपि होती है उसमें लिखी जाती है। हिंदी का यह स्वरूप खड़ी बोली पर आधारित है, और ये वाला जो स्वरूप होता है वो हिंदी का खड़ी बोली पर आधारित होता है, जो आधुनिक हिंदी का मानक रूप मानी जाती है। और ये जो हमारी आधुनिक हिंदी है यानी अभी की जो हिंदी है उसका मानक रूप यानी सबसे पुराना रूप माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे हिंदी का भाषाई स्वरूप, यानी हिंदी जो है उस भाषाई स्वरूप कैसा है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसका मूल आधार संस्कृत है। यानी देखिए, जो हिंदी है वो एक इंडो आर्यन भाषा के रूप में हम देख सकते हैं, और इसका जो मूल आधार है वो संस्कृत है। ठीक है, हिंदी में संस्कृति के साथ साथ फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का समावेश भी देखने को मिलता है। यानी अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो वो शुद्ध हिंदी बिल्कुल नहीं होती, उसमें हम संस्कृत के वर्ड देख सकते हैं, फारसी के, अरबी के, तुर्की के, इंग्लिश के, इन सभी के वर्ड्स देख सकते हैं। जैसे कि तारीख बोलना, तारीख जो होती है वो एक अरबी का लफ्ज़ है, हिंदी का नहीं है, बट फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं। डेट, डेट बोल देते हैं। डेट क्या हिंदी का वर्ड है? बट नहीं, हम आम बोलचाल में यूज़ कर लेते हैं, वो इंग्लिश का वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम फ़ारसी, अरबी और तुर्की और इंग्लिश भाषा के भी मिक्स बोलते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है जो वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सक्षम मानी जाती है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप इसे उच्चारण और लेखन में सरल बनाता है। यानी देखिए, जो हिंदी है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और ये वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सक्षम है, यानी बहुत ज़्यादा छोटी है और इसे उच्च बनाने का कार्य भी करता ही है। इस लिपि की जो विशेषताएं हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप, यानी राजभाषा के रूप में जो हिंदी है वो कैसे विकसित हुई या उसका कैसे स्वरूप आया। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत आप लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में राजभाषा के प्रश्न पर व्यापक विचार विमर्श हुए। यानी अब स्वतंत्रता के बाद में जो राजभाषा होनी चाहिए उसके लिए विचार प्रस्तुत होने लगे कि हमें ऐसी भी कोई भाषा चाहिए जिसे हम राजभाषा बोल सकें। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, और 14 सितंबर 1949 को जो भारतीय संविधान सभा थी उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस संघ के कार्यालयों, संसद और प्रशासनिक कार्यों की मुख्य भाषा के रूप उपयोग में लाया गया है। यानी देखिए, इसके बाद ही जो संसद है और जो कार्यालय है और जो संसद के जितने भी विभाग हैं
वो सभी हिंदी को सभी कार्यों में यूज़ करने लगे। साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान ने क्षेत्रीय भाषाएँ और अंग्रेज़ी को भी सहायक भाषा के रूप में मान्यता दी। यानी देखिए, क्योंकि सिर्फ़ हिंदी ही हमारे देश में नहीं बोली जाती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते। जैसे कि अगर हम भारत के नीचे की साइड में आएँ, तमिलनाडु वगैरह में, यहाँ जो केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। केरल में मलयालम वगैरह बोली जाती है, जिसकी वजह से अब उन्हें प्रॉब्लम हो जाती। इसी वजह से भारत की जो राजभाषा है उसे हिंदी तो घोषित किया गया है, लेकिन इसकी सहायक भाषाओं के रूप में, यानी इसके साथ में सहायक भाषाओं को भी जोड़ा गया, जैसे कि अंग्रेज़ी हो गई, और भी जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ होती हैं उनको भी जोड़ा गया, कि अगर वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पर्टिकुलर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है या उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, वो उसमें उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आधुनिक स्वरूप। आधुनिक स्वरूप के अंतर्गत आप लिखेंगे, आज हिंदी तकनीकी, साहित्य साहित्यिक और प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली एक समृद्ध भाषा है। क्योंकि देखिए, आज हम हिंदी को तकनीकी, साहित्यिक और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें प्रयोग होने वाली भाषा के रूप में देख सकते हैं। डिजिटल युग में हिंदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह भाषा अब न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी पहचान बना रही है। क्योंकि देखिए, पहले अगर मैं पहले की बात करूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल पहले ही चले जाएं, तो डिजिटल युग में आप हिंदी नहीं देख सकते थे। आप हिंदी से टाइप नहीं कर सकते थे, बट देखिए अब आप देख पा रहे हैं, ये जो पीपीटी है, ये जो नोट्स हैं, ये हिंदी में बनाए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने हिंदी में टाइप किया तभी तो ये हिंदी में आए हैं। तो अब हम हिंदी को अपने डिजिटल युग में भी देख सकते हैं, और अब जो हिंदी है वो वैश्विक मंच पर भी आ गई है। यानी हम विश्व लेवल पर हिंदी को देख सकते हैं, कि विश्व लेवल पर हिंदी जो है वो पहचानी जाने वाली भाषा बन गई है, और सभी लोग हिंदी को बोलना प्रेफर करते हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, राजभाषा हिंदी का स्वरूप भारतीय संस्कृति, एकता और विविधता का प्रतीक है। क्योंकि हम हिंदी के इस राजभाषा स्वरूप को एकता और विविधता का प्रतीक देख सकते हैं। ये केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम। क्योंकि ये जो है, ये सिर्फ हमारे लिए एक भाषा का कार्य नहीं करती, बल्कि ये हमारी अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। हम इसके माध्यम से अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है, वो व्यक्त कर पाते हैं, जो आधुनिक समय में भी अपनी प्रासंगिकता और महत्व को बनाए हुए है, और आज के टाइम पे भी जो हिंदी है वो अपनी प्रासंगिकता और जो इसका महत्व है उसको बनाए हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि ये आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन साहित्य एवं धार्मिक परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए। यानी जो आदिकालीन साहित्य और जो धार्मिक परिस्थितियाँ थीं उनके बारे में आपको बताना है, उनके बारे में यहाँ इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। चलिए परिचय से देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे, आदिकाल जो कि हमारा 1000 से 1350 ईस्वी तक था। भारतीय साहित्य और संस्कृति का वह दौर था जब साहित्य के विकास की नींव धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित थी। यानी ये जो टाइम था, यहाँ पर जो साहित्य की नींव थी वो सिर्फ धार्मिक और जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उन्हीं पर आधारित थी। इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ जो वीरों की कहानियाँ थी वही सुनाई जाती थी। क्योंकि इसमें वीर रस और राजाओं की वीरता का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। क्योंकि इस काल में जो वीर रस है और जो राजा की वीरता है, इनकी ही कहानियाँ होती थी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक जीवन ने साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला, और साथ ही हम कह सकते हैं इसने धार्मिक और सामाजिक जो जीवन है उस पर भी इसका गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। ठीक है? आगे अब हम देखेंगे धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी। आदिकालीन भारत में धार्मिक जीवन पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था। यानी इस टाइम पे जो समाज था उसमें सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जो जैन धर्म है इनका प्रभाव हम देख सकते हैं। किस तरह से हिंदू धर्म का देखेंगे, इस काल में हिंदू धर्म की पौराणिक परंपराएं और लोक मान्यताएं प्रबल थीं। देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। यानी इस टाइम पे जो पूजा पाठ हो गए, यज्ञ हो गए, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखे जाते थे। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा था, लेकिन इसे नैतिक सिद्धांत और अहिंसा के विचार समाज में विद्यमान थे। यानी देखिए, इसका जो प्रचार प्रसार था इस टाइम पे आके थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इसकी जो अहिंसा के विचार थे वो, और जो इसमें विचारधाराएं थी वो अभी भी विद्वान थी, वो अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूती से टिकी हुई थी। ठीक है? अब हम देखेंगे जैन धर्म। अगर हम इस टाइम के जैन धर्म की बात करें तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, जैन धर्म के सिद्धांत जैसे अहिंसा, तपस्या और सत्य की समाज में लोकप्रियता थी। जैन मुनियों ने साहित्य सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी हम कह सकते हैं इस टाइम पे जो जैन धर्म था वो बहुत ज़्यादा
बढ़ रहा था, क्योंकि इस धर्म में जो अहिंसा है, सत्य है और जो त्याग है, उसके जो विषय थे ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। और जो जैन मुनि हैं, उनका जो साहित्यिक संरचना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे साहित्यिक परिस्थितियाँ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वीर गाथा साहित्य। किस तरह से वीर गाथाएं जो साहित्य था वो प्रचलित था। इस काल में राजाओं और वीर योद्धाओं गाथाओं का वर्णन किया गया। चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रमुख ग्रंथ है। यानी देखिए, इस टाइम पे जो वीर हैं और जो राजा हैं, उनकी की कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और चंद जो बरसाई हैं, इन्होंने एक कथा लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ये बहुत ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है, जिसमें वीर रस का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे धार्मिक साहित्य। इसमें आप लिखेंगे धार्मिक साहित्य में रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों का पुनः लेखन हुआ। इसमें धार्मिक आदर्शों और नैतिक मूल्यों का प्रचार हुआ, क्योंकि इस टाइम पे जो रामायण है, महाभारत है और जो पुराण है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। उनकी जो धार्मिक नीतियाँ हैं और मूल्य हैं, उनको रचा गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा और शैली। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे आदिकाल का साहित्य पर्याय, अपभ्रंश, प्राकृतिक और अवहट्ट भाषाओं में लिखा गया। इन भाषाओं का सरल और प्रभावशाली प्रयोग हुआ, जो जनता के करीब था। यानी देखिए, इस टाइम पे जो भी शैलियाँ और जो भी चीज़ें लिखी गई वो अपभ्रंश, प्राकृतिक ऐसी भाषाओं में लिखी गई, जो कि लोगों के यानी जो आम जनता थी उनके करीब थी, ताकि आम जनता भी उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे साहित्य और धर्म ने समाज में नैतिकता और सांस्कृतिक दिशा दी। धार्मिक मान्यताओं और वीरता के गुणों ने लोगों को प्रेरित किया। यानी हम कह सकते हैं इस टाइम पे जो धार्मिक मान्यताएं थी और वीरता के गुण थे, उन्होंने लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया। इस काल में साहित्यिक मुख्य राजा और शूरवीरों के जीवन का आदर्श आदर्श मानकर लिखा गया। यानी देखिए, इस टाइम पे जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो राजा और जो शूरवीर होते थे उन्हीं को और उन्हीं के जीवन को आदर्श मान के सारी चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है, इसी वजह से इस टाइम पे जो वीर रस है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष के निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष में आप लिखेंगे आदिकालीन साहित्य और धार्मिक परिस्थितियाँ आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। इस युग का साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का दर्पण था, क्योंकि इस युग में हम कह सकते हैं जो साहित्य है, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनका ये दर्पण दिखाने का कार्य करता है, जिसने भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इस टाइम पे जो भारतीय साहित्य है वो एक अलग ही लेवल की, या ये कहें बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया था इस टाइम पे जो भारतीय साहित्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम और कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए। यानी देखिए, राम और जो कृष्ण भक्ति काव्य था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं, भक्ति आंदोलन के तहत राम और कृष्ण भक्ति काव्य ने हिंदी साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त किया, क्योंकि भक्ति आंदोलन के टाइम पे ही जो राम और कृष्ण भक्ति काव्य है उसका विकास हुआ, उसने बहुत महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर लिया था। यह काव्य भक्तों की ईश्वर के प्रति अन्य श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की व्यक्ति है, क्योंकि देखिए इस टाइम पे जो भक्त होते थे वो भगवान के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, उसको व्यक्त करते थे। राम और कृष्ण भक्ति काव्य धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम राम और कृष्ण भक्ति काव्य की बात तो ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, कि जो राम भक्ति काव्य है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला आप लिखेंगे आदर्श और मर्यादा का प्रतीक। किस तरह से राम भक्ति जो काव्य है वो आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है। इसमें आप लिखेंगे राम भक्ति काव्य में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी जीवन आदर्श, अनुशासन और कर्तव्य का प्रतीक है। यानी देखिए, जो भगवान राम है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है, और उनका जो जीवन है वो आदर्श, अनुशासन और कर्तव्य का प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं। आगे अब हम देखेंगे लोक मंगल की भावना। किस तरह से राम भक्ति काव्य में समाज के कल्याण और नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। यानी इस टाइम पे जो समाज का कल्याण है और जो नैतिक मूल्य हैं उन पर बल दिया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भक्ति की नवधा। किस तरह से तुलसीदास के रामचरित्र मानस में नवधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन आदि का उल्लेख मिलता है। यानी देखिए, जो रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास द्वारा, उनके जो कविताएं है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा और शैली। किस तरह से राम भक्ति काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी शैली सरल और प्रभावशाली है, जो सभी वर्गों के लिए सुलभ है। यानी देखिए, जो
राम भक्ति है, इस टाइम पे जो भाषा थी वो एक तरह से अवधी भाषा का प्रयोग होता था और जो शैली होती थी वो सरल और सहज होती थी ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, यानी जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो पहला हम देखेंगे कि इसमें प्रेम और जो रसानुभक्ति है उसका प्रमुख रूप देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य में भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों और भक्तों का प्रेम प्रमुख है। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। यानी देखिए इसके अंतर्गत कृष्ण जी हैं और जो प्रति गोपियां हैं उनके प्रति जो प्रेम है वो दिखाया गया है, और राधा और जो कृष्ण जी हैं उन दोनों का प्रेम भी इसमें दिखाया गया है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम बहुत ज़्यादा शुद्ध या फिर ये कहें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सखी भाव और माधुर्य भाव किस तरह से इसके अंदर हम देखेंगे। भक्तों ने सखी और माधुर्य भाव के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट किया है। यानी जो भक्त हैं उन्होंने सखी और जो मधुर भाव है उसके माध्यम से जो ईश्वर हैं उनके प्रति प्रेम और जो समर्पण है वो प्रकट करने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे लीलाओं का वर्णन किस तरह से। कृष्ण भक्ति काव्य में अनेक बाल लीलाओं, रासलीला और माखन चोरी जैसे प्रसंगों का रोचक वर्णन मिलता है। यानी अगर हम कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, रास लीलाएं हैं और जो माखन चोर की जो कहानियां हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि किस तरह से जो कृष्ण जी हैं वो माखन चुराते थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे भाषा और शैली। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इन वाक्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सूरदास, मीरा और नंददास जैसे कवियों ने इसे समृद्ध किया। यानी इस जो टाइम है इसमें ब्रज भाषा का यूज़ किया गया है, और सूरदास, मीरा हो गई और नंदादास हो गई, ये इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामान्य विशेषताएं कि दोनों में क्या क्या सामान्य विशेषता हैं। तो पहले हम देखेंगे सरलता और भावपूर्णता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राम और कृष्ण भक्ति काव्य सरल, भावपूर्ण और जन सामान्य के हृदय को स्पर्श करने वाला है। यानी इनमें सरलता और भावपूर्णता देखी जा सकती है, और जो जनता है उसके हृदय को टच होने वाली या हृदय को छूने वाली बातें की गई हैं। उनकी जो कोमलता है, उनकी जो नटखट चीज़ें हैं वो सभी सबके हृदय को छू जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक एकता किस तरह से। इस काव्य ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से धार्मिक सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। यानी इस काव्य के माध्यम से जो भक्ति है और जो धार्मिक एकता है उसको और जो सांस्कृतिक एकता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपूर्ण भक्ति का प्रभाव किस तरह से संपूर्ण भक्ति का प्रभाव हुआ। इसके अंतर्गत हम देखेंगे दोनों ही काव्य संपूर्ण भक्ति पर आधारित हैं, जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूज्य माना गया है। यानी देखिए इसके अंतर्गत ईश्वर को एक साकार रूप से पूज्य माना गया है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे राम और कृष्ण भक्ति काव्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समाज को नैतिकता, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाने वाले भी हैं। यानी देखिए ये सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये समाज और नैतिकता और प्रेम और ईश्वर का मार्ग दिखाने वाले भी हैं। ठीक है, इन वाक्यों ने भक्ति आंदोलनों को एक नई दिशा दी और भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। यानी इन वाक्यों से हमें जो भक्ति आंदोलन है उसे एक नई दिशा मिली, और जो भारतीय साहित्य है उसको समृद्धि यानी उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या बताइए। यानी जो रीति मुक्त काव्य है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। रीति मुक्त काव्य हिंदी साहित्य के रीतिकाल का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह काव्य परंपरागत रीतिबद्धता और सशस्त्रता से मुक्त होकर सहज अभिव्यक्ति और भावनाओं को प्राथमिकता देता है। यानी देखिए जो रीति मुक्त काव्य है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये जो काव्य परंपराएं हैं, रीतिबद्धता है और सशस्त्रता है उसको मुक्त करके सहज अभिव्यक्ति और भावनाओं को वो प्राथमिकता दे। इसमें कवि ने रचना के लिए किसी विशिष्ट काव्य शैली नियमों का कठोर पालन नहीं किया। यानी इसके अंतर्गत कवि के लिए कोई भी विशिष्ट काव्य शैली या फिर कोई भी रचना नहीं होती है, बल्कि वह अपने स्वाभाविक संवेदनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। यानी वो अपनी जो स्वाभाविक चीज़ें होती हैं बिना दिखावटी वाली उनको वो प्रकट करता है, उनको वो दूसरों के सामने रखता है। ऐसा नहीं है वो दिखावा कर रहा हो या किसी चीज़ का पालन कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं कि जो रीति मुक्त काव्य है इसकी क्या क्या विशेषता है। तो पहला हम देखेंगे भाव प्रधानता किस तरह से
भाव प्रधानता, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रीति मुक्त काव्य में भावनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसमें प्रेम, करुणा, वात्सल्य और भक्ति जैसे भावों की अभिव्यक्ति की गई है। यानी रीति मुक्त जो काव्य होता है उसमें जो भावनाएं होती हैं उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रेम हो गया, करुणा हो गया, वात्सल्य हो गया, ऐसी जो भावनाएं होती हैं, ऐसी जो हमारी जो अंदर की भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करने का प्रयास किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्राकृतिक चित्रण किस तरह से रीति मुक्त काव्य में प्रकृति का सुंदर और सजीव चित्रण मिलता है। कवि प्रकृति दृश्यों का वर्णन करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी इसके अंतर्गत जो कवि होता है वो प्रकृति की सौंदर्य का सजीव चित्रण करता है जैसे वो सचमुच में हो, और जो प्रकृति है उसके वर्णन करके जो अपनी भावनाएं हैं उनको प्रकट करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे भक्ति और मानवता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इस काव्य में भक्ति की गहराई और मानवता की भावना स्पष्ट रूप से झलकती हैं। मीरा, कबीर और रैदास जैसे कवियों ने भक्ति और मानव मूल्यों पर विशेष जोर दिया है। यानी देखिए ये जो है ये भक्ति और जो मानवता है उस पर गहरा स्पष्ट रूप से उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मीराबाई हो गई, कबीर हो गए, रैदास हो गए, ये इसके प्रमुख कवि हो जाएंगे। ठीक है, या कवित्री हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सरल भाषा और शैली। इसके अंतर्गत हम देखेंगे रीति मुक्त काव्य की भाषा सरल और सहज है। इसमें प्राचीन सांस्कृतिक शब्दावली की तुलना में जन सामान्य की भाषाएं जैसे ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का अधिक प्रयोग होता है। यानी देखिए इसके अंतर्गत जो सांस्कृतिक और जो कठिन भाषाएं हैं उनको छोड़कर जो जन सामान्य की भाषाएं हैं, यानी जो आम लोग बोलते थे जैसे कि ब्रज हो गए, अवधी हो गई, खड़ी बोली हो गई, इनका अधिक प्रयोग किया गया है ताकि सभी लोग इन्हें समझ पाएं। ठीक है, अब हम देखेंगे नारी और प्रेम का यथार्थ चित्रण किस तरह से। इसमें नारी के रूप, स्वभाव और प्रेम के विभिन्न आयामों का स्वाभाविक और यथार्थ वर्णन है। यानी इस टाइम पे जो नारी हैं उनके बारे में बहुत बातें की जाती थी, उनके स्वभाव के, प्रेम के, और जो उनका चित्रण है वो बहुत बाखूबी तरीके से दिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और आध्यात्मिक विषय कौन कौन से। रीति मुक्त काव्य में सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक चिंतन पर भी बल दिया गया। विशेष रूप से संत कवियों ने समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। यानी देखिए इस टाइम पे जो सामाजिक कुरीतियां हैं और जो सामाजिक चिंताएं हैं उन पर बल देने का प्रयास किया, और जो संत कवि हैं उन्होंने बताया कि जो समाज में कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, हमें उनसे लड़ना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सशस्त्रीयता का अभाव किस तरह से सशस्त्रीयता का अभाव था इस टाइम पे। इसमें हम देखेंगे इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रीति मुक्त काव्य में सशस्त्रीय नियमों और रीतियों का कठोर पालन नहीं किया गया। यह काव्य स्वाभाविक और मुक्त अभिव्यक्ति का उदाहरण है। यानी देखिए इस टाइम पे जो सशस्त्रीय नियम है या रीतियां हैं उनका पालन नहीं किया जाता था। इसे मुक्त अभिव्यक्ति के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई मुक्तता अभी अपनी अपनी बातें रखते थे पर कोई भी उसे फॉलो नहीं करता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार की भावना। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इस वाक्य में समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंड के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। यानी इस टाइम पे जो जातिवाद है, अंधविश्वास है, पाखंड है, इन सभी के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया ताकि सभी व्यक्ति जागरूक हो सके और जो ये अंधविश्वास जैसी चीज़ें हैं इनको ख़त्म किया जा सके। अब हम देखेंगे प्रमुख कवि, यानी इस टाइम के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर, मीरा, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, ये इसके प्रमुख कवि हैं। इसने काव्य में भक्ति, प्रेम और समाज सुधार की द्वितीय झलक मिलती है। यानी देखिए इसमें जो भक्ति है, प्रेम है और सामाजिक सुधार है उसकी अद्वितीय हम झलक यहाँ देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं रीति मुक्त काव्य अपनी स्वतंत्रता, स्वाभाविक रूप के कारण हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। यानी देखिए ये जो है ये अपनी स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के कारण हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं अपना। यह काव्य न केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्कि समाज और आध्यात्मिक चेतना का भी वाहक भी है। यानी देखिए ये जो काव्य है ये सिर्फ भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि ये जो है ये सामाजिक और आध्यात्मिक जो चेतना है उसका भी वाहक होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे, और देखिए जो सेकेंड वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। ओके,
एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अब नेक्स्ट पार्ट डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप अपने एग्ज़ाम से पहले उसे देख पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।